छात्रों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट में है कॉलेज में, उसमें काम आएगा। इसके अलावा कंपटीशन क्लासेज आरएस, आईएएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन एग्ज़ाम में भी उपयोगी होगा। तो उसी हिसाब से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। मैं जो इस टॉपिक को जो आपके सामने लेकर आया हूँ, मैं हूँ मोहर सिंह मीना, कॉलेज व्याख्याता कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीमका थाना। तो इस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को जो आरंभ होता है पाषाण काल से और 12वीं सदी तक है। पाषाण काल से 12वीं सदी तक का जो ये इतिहास है, जिसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। वैसे पाषाण काल से 12वीं सदी तक इसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? इस काल को हमने 3 भाग दिए हैं: प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। इस रूप में हम इसको देखते हैं। इस भाग में जो प्राक इतिहास है वो उसमें मुख्य रूप से पाषाण काल शामिल है, जहाँ हमें लेखन कला के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी मानव को लिखना नहीं आता था। वो काल प्राग इतिहास है और इस काल को हम जो पाषाण के औजार हैं उनके माध्यम से ही जानते हैं। उसके बाद जो आद्य इतिहास है, इसके लेखन कला के साक्ष्य तो हमें मिल गए, लेकिन इन साक्ष्यों को पढ़ने में और समझने में अभी अस्पष्टता है। साक्ष्यों को पढ़ने और समझने में अस्पष्टता है, इसलिए इस काल को हमने आद्य इतिहास में रखा। इसमें शामिल करते हैं हम मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये शामिल करते हैं। तीसरा जो भाग है वो है इतिहास। इसमें लेखन कला के साक्ष्य मिले हैं, उनको पढ़ा भी है और समझा भी है। ये जो इतिहास का जो भाग है, ये भारत में आरंभ होता है 600 सदी बीसी से, 6ठी सदी बीसी से। वो महात्मा बुद्ध के काल से आरंभ हो जाता है, जिसमें हमें साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्रकार के मिलते हैं। तो इस रूप में हम भारत का इतिहास देखेंगे। लेकिन इस भारत के इतिहास को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत की, वो उस भारत से मतलब क्या है। अगर हम उस प्राचीन भारत का अर्थ समझे कि आज का भारत नहीं है, वो उस प्राचीन भारत की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब है आज का भारत, पाकिस्तान, आज का नेपाल, आज का भूटान और आज का बांग्लादेश, ये सबको शामिल करके हम प्राचीन भारत के रूप में अर्थ लेते हैं। यानी प्राचीन भारत का मतलब आज का भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 5 देश शामिल है, उसको हमने प्राचीन भारत कहा है। ये जो प्राचीन भारत है, जिसका हमने नामकरण भारत कर रखा है, आज हम समझेंगे कि इसका नाम भारत कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और इसके अन्य नाम क्या क्या थे। अगर हम समझे कि जो भारत है इसके अन्य नाम क्या है और भारत नाम क्यों पड़ा। वैसे देखा जाए, भारत जो नाम है वो स्वदेशी परंपरा का है, भारत नाम स्वदेशी परंपरा का है, और जो अन्य नाम और भी हैं वो भी स्वदेशी परंपरा में कई नाम हैं। इसके अलावा जो विदेशी परंपरा है उन्होंने भी भारत को कई नाम दिए हैं, तो उनको भी हम समझेंगे कि उन्होंने कौन कौन से नाम दिए हैं। अब अगर हम विदेशी परंपरा और स्वदेशी परंपरा की बात करें तो पहले हम लेते हैं स्वदेशी परंपरा। अगर स्वदेशी परंपरा की बात करें तो जो नाम मिलता है सर्वप्रथम स्वदेशी परंपरा में, जो आर्यों की परंपरा है, कि ऐसा माना जाता है कि आर्य भी मध्य एशिया से ही भारत आए थे, बुगुजगोई से, और ये ईरान होते हुए भारत आए थे। और जब भारत में उन्होंने प्रवेश किया सबसे पहले, तो ये सबसे पहले सिंधु नदी के जो सहायक नदियाँ हैं उसके आसपास बस गए थे। इसलिए सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो साथ थी, उनके आधार पर, सिंधु प्लस उसकी सहायक नदियों के आधार पर इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। और भारत का जो स्वदेशी परंपरा में पहला नाम दिया गया वो सप्त सिंधु प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश
कब दिया गया? आर्यों के आगमन के समय दिया गया, लगभग आज से ईसा से 1200 ईसा पूर्व ये नाम रखा गया। इसमें मुख्य रूप से जो नदियाँ थी वो थी सिंधु, शामिल नदियाँ सिंधु थी, इसकी सहायक में झेलम थी जिसको वितस्ता कहा गया, विपाशा व्यास थी, शत्रुदी सतलज थी, अस्कनी चिनाब थी, परुष्णी रावी थी, सिंधु, झेलम, व्यास, चिनाब, रावी आदि नदियाँ इसमें मुख्य रूप से शामिल थी। सरस्वती भी एक नदी और इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इन सभी नदियों के जो क्षेत्र में था उसको निःशब्द सिंधु प्रदेश ऋग्वेदिक काल में कहा। बाद में आर्य इस क्षेत्र से थोड़ा सा आगे बढ़ गए और सरस्वती और धर्षधवती नदियों के मध्य, सरस्वती और धर्षधवती नदियों के मध्य ही मुख्य रूप से बस गए। ये क्षेत्र मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान का क्षेत्र है। तब इसको नाम रखा गया ब्रह्मावृत देश, ब्रह्मावृत देश। उसके बाद इससे आगे चले गए धर्षधवती से आगे, और ये सभ्यता वैदिक सभ्यता यमुना नदी से गंगा नदी के बीच फैल गई। तब इस सभ्यता का नाम रखा गया, इस देश का नाम, इस क्षेत्र का नाम रखा गया ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश। इसके बाद आर्य का विस्तार गंगा से आगे ब्रह्मपुत्र तक हो गया, गंगा से आगे ब्रह्मपुत्र तक, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक। तब इसका नाम और बदलने की जरूरत पड़ी और उस समय इसका नाम मध्य देश रखा गया। लेकिन बाद में आगे चल के उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र का नाम जो सिंधु से शुरू होता था और ब्रह्मपुत्र तक जाता था, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, इस पूरे क्षेत्र का नाम आर्यवर्त रखा गया। सिंधु से ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया? आर्यवर्त। तो इस प्रकार से भारतीय परंपरा में ये नाम दिखाई दिए हमें। पहले सप्त सिंधु प्रदेश, फिर ब्रह्मावर्त प्रदेश, फिर ब्रह्मऋषि प्रदेश, फिर मध्य देश और फिर आर्यावर्त। लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि इसका नाम फिर भारत कैसे पड़ा? अगर भारत की बात करें, ये भी स्वदेशी परंपरा का ही एक नाम है। भारत का बात करें कि इसका नाम भारत कैसे पड़ा, तो इसकी एक लंबी कहानी है। भारत से पहले इस क्षेत्र का जो नाम साहित्य में मिलता है, पुराणों वगैरह में, वो नाम मिलता है हेमवत वर्ष, हेमवत वर्ष। भारत से भी पहले इसका नाम जो दिखाई देता है वो हेमवत वर्ष, अजनाम, ये नाम दिखाई देता है। बाद में जब जो आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे, उनमें कुछ कबीलों का जन्म हुआ। उन कबीलों में जो सबसे शक्तिशाली कबीला ऋग्वेदिक काल में उभरा वो कबीला था भरत, वो भरत कबीला था। ये जो भरत कबीला है, इसका नाम भरत कबीला नाम, भरत नाम अग्नि पर रखा गया है, क्योंकि इस कबीले में या वैदिक ऋग्वेद में अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व था। देवताओं तक अभी पहुँचाने में उसका महत्व था। ये इंद्र के बाद प्रमुख देवता था और पृथ्वीलोक का सबसे प्रमुख देवता था, इसलिए अग्नि को भी भारत कहते हैं। तो एक सांस्कृतिक दृष्टि से जो भारत नाम दिया गया वो अग्नि के आधार पर दिया गया है कि अग्नि को क्या कहते हैं? भारत। तो उसी के नाम पर सांस्कृतिक उत्पत्ति की दृष्टि से भारत पड़ गया। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसका नाम भरत कबीले के माना जाता है, जिसने 10 आर्य और अनार्य कबीलों को पराजित किया था और सर्वशक्तिशाली कबीला ऋग्वेदिक काल में बना था। उसी के नाम पर राजनीतिक दृष्टि से इसका नाम भारत पड़ा। उत्तर वैदिक काल में, ये तो ऋग्वेदिक काल की बात है, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसका नाम ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में इसका नाम जो भरत जो लोकप्रिय हुआ है, वो जो नाम भारत पड़ा है वो भरत नाम के राजा पर पड़ा है, जो भारत का चक्रवर्ती राजा था। पहला भरत चक्रवर्ती राजा। ये जो चक्रवर्ती राजा भरत था, ये
इसी भरत कबीले में बाद में इसमें पुरु भी शामिल हो गया था, कुरु और पुरु। तो उस कुरु वंश में दुष्यंत का पुत्र हुआ था, जो पहला चक्रवर्ती शासक था जिसने आर्यावर्त को जीत लिया था। तो उसके नाम पर इसका भारत रखा गया, इसके संतान को भारत की संतान कहा गया। ये जो प्रचलन है कि भारत नाम का, ये लोकप्रिय है, यानी लोकप्रियता भरत नाम के राजा के नाम पर भारत नाम पड़ा है। ये लोकप्रियता की दृष्टि से कुछ जैन साहित्य ये मानता है कि जो ये भरत था, ये भरत दुष्यंत पुत्र भरत न होकर ऋषभदेव जो जैन तीर्थंकर प्रथम, उनके पुत्र हुए हैं दो, एक तो भरत और दूसरे बाहुबली। बाहुबली तपस्वी हुए महान, और भरत जो हुआ है उनका पुत्र, वो महान राजा हुआ है, तो उसके नाम पर भी भारत पड़ा है। तो ये जैन श्रुति है। ये जो परंपरा है, ये भारत नाम रखने की स्वदेशी परंपरा है। भारत जो नाम है, इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख आता है, भारत नाम का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें साहित्य में जो मिलता है, वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। भारत का प्रथम उल्लेख, फर्स्ट उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। उसके बाद में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है, विष्णु पुराण में भी है, मनु संहिता में भी भारत का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, उसमें पूरे भारत से, मतलब अफगानिस्तान, हिंदकुश पर्वत से लेकर बांग्लादेश तक पूर्व में, और दक्षिण में कर्नाटक, हिंद महासागर तक की जो सीमाएं हैं, उसके लिए भारत नाम रखा गया है। ये अगर अभिलेखों की दृष्टि से देखा जाए तो साहित्य की दृष्टि से भारत नाम पहला अष्टाध्यायी में, अभिलेखों की दृष्टि से देखा जाए तो जो भारत नाम का जो पहला उल्लेख मिलता है, वो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। खारवेल के कौन से अभिलेख में? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भारत नाम मिलता है। ये दो पूछ सकते हैं, साहित्य की दृष्टि से अष्टाध्यायी और अभिलेखों की दृष्टि से खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष शब्द का नाम काम में लिया गया है। तो ये दो लेख भारत में के नाम पर मिलते हैं। इसके अलावा अगर ये तो था स्वदेशी परंपरा, विदेशी परंपरा की बात करें, जो भारत है उसको क्या क्या नाम दिया गया है। वैसे देखा जाए हमारे संविधान में, तो संविधान में भी भारत को क्या कहा गया है? संविधान में जो पहला अनुच्छेद उसमें लिखा गया है, इंडिया इज दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया भारत है। भारत यानी अंग्रेजी नाम पहले है, फिर हिंदी नाम दिया गया। तो ये जो इंडिया नाम आया, ये कहाँ से आया? ये इंडिया नाम विदेशी परंपरा से आया। अब विदेशी परंपरा की बात करें तो हम विदेशी परंपरा की सर्वप्रथम शुरुआत करें कि कौन कौन सी विदेशी परंपरा ने क्या क्या नाम दिया। तो सबसे पहले विदेशी परंपरा के रूप में हम आद्य इतिहास की बात करें तो आद्य इतिहास में जो सिंधु सभ्यता है, वहाँ पर उसका संबंध मेसोपोटामिया से, चीन से, व्यापारिक संबंध था यूनान से। यूनान उसमें सभ्यता नहीं थी सिंधु के समकालीन, तो उसमें वहाँ पर जो कार्थियन सभ्यताएं थी उससे भी संबंध था। तो जो मेसोपोटामिया से, जो मिस्र से भी संबंध था, मेसोपोटामिया से जो संबंध था, तो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनमें भारत के लिए जो शब्द काम में लिया गया है विदेशी परंपरा में पहली बार, वो मेलुआ शब्द काम में लिया गया है। मेलुआ, ये हमें कहाँ मिलता है मेलुआ शब्द? मेलुआ शब्द हमें मिलता है सिंधु सभ्यता में के समकालीन मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया की कुछ मुद्राओं पर यह नाम मिलता है। तो उसका जो समीकरण किया गया है वो सिंधु सभ्यता से किया गया। तो अगर हम बात करें विदेशी परंपरा में, तो सर्वप्रथम नाम विदेशी परंपरा में भारत के लिए मेलुआ काम में लिया गया है और वो मेसोपोटामिया ने लिया है। ये नाम लेने वाला कौन है? मेसोपोटामिया। बाद में हम बात करें ऐतिहासिक युग की। ऐतिहासिक युग जो 6ठी शताब्दी BC से शुरू होता है, उस समय जब कुछ हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिले, तो भारत के नाम का जो पहला ऐतिहासिक साक्ष्य मिला वो इंडिया मिला। और ये इंडिया जो शब्द है, इंडिया, ये शब्द जो बना है वो इंडस से बना है। और इंडस सिंधु नदी को कहते हैं, इंडोस नदी, इंडोस, ये इंडोस से बना, इंडोस सिंधु नदी को कहते हैं। तो उसी के नाम पर इंडिया पड़ा है।
और ये नाम पहली बार ऐतिहासिक दृष्टि से जो उल्लेख किया है वो हिस्टोरिका पुस्तक में हेरोडोटस ने किया है। हेरोडोटस उसने पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका, उसमें इसका उल्लेख किया है पहली बार सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु जो क्षेत्र है उसके बारे में, उसको उन्होंने हिस्टोरिका में क्या कहा है, हिस्टोरिका में उसका नाम उन्होंने इंडोस उस नदी को और क्षेत्र को इंडिया कहा है और उनके लोगों को इंडियन कहा है। लेकिन यहाँ जो इंडोस या इंडिया शब्द है वो सिर्फ सिंधु के आसपास के क्षेत्र के लिए ही काम में लिया गया है, जिसे ईरान का एक 20वां प्रांत बताया गया था उस संदर्भ में, और जहाँ स्वर्ण कण 360 टैलेंट स्वर्ण कण की आय ईरान को होती थी, उस संदर्भ में इस्तेमाल किया है। पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल पहली बार जो किया है वो किया है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने पूरे भारत के लिए इंडिया शब्द काम में लिया है। तो दो प्रश्न हो गए कि भाई इंडिया शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया, तो हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस ने किसके संदर्भ में किया, तो हेरोडोटस ने सिंधु जो नदी है उस क्षेत्र के आसपास के इलाके के रूप में किया जो ईरान का 20वां प्रांत था उसके लिए किया। लेकिन पूरे भारत के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल पहली बार मेगास्थनीज ने किया, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इंडिया नाम इन यूनानियों की देन है, ये यूनानी लोग थे, हेरोडोटस और मेगास्थनीज दोनों, तो यूनानियों ने इसको इंडिया नाम दिया है। और मेहलुआ नाम किसने दिया है, मेसोपोटामिया के लोगों ने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यूनानियों ने ये नाम रखा है। एक नाम और विदेशी परंपरा में हमें मिलता है इंडिया के अलावा, वो है हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान की कहानी की बात करें तो ये शब्द कहाँ से आया है, अगर इसको देखें तो हिंदुस्तान शब्द जो पहली बार इस्तेमाल किया है वो पारसियों ने किया है। कैसे किया है, पारसी या ईरानी कैसे किया है, इन्होंने भी 5वीं सदी पूर्व BC ईरानियों ने सिंधु जो ईरान में जो पारसी भाषा है उसमें सैको है बोला जाता है, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला है। सिंधु को क्या बोला है, सिंधु नदी को हिंदू, और इस क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र बोला है, हिंदू, और इस क्षेत्र को क्या बोला है, हिंदू क्षेत्र, और लोगों को हिंदू। ये नाम इन्होंने 5वीं सदी BC पूर्व दिया। बाद में इसका पहली बार उल्लेख भी हिंदू शब्द का एक अभिलेख में भी हुआ, नक्श ए रुस्तम अभिलेख, नक्श ए रुस्तम अभिलेख, उसमें भी इसका उल्लेख हुआ है 262 ईस्वी में पहली बार इस अभिलेख का उल्लेख हुआ है हिंदू शब्द का। ये नाम हिंदू से हिंदुस्तान में के रूप में लोकप्रिय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ, जिसका उल्लेख आता है 7वीं सदी ईस्वी में हिंदू शब्द ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और ये इसका उल्लेख कालिका चूर्ण जैन ग्रंथ है उसमें आता है। उसमें कालिका चूर्ण का जो आचार्य हैं वो ये कहते हैं, निशित चूर्ण, कालिका चूर्ण निशित चूर्ण में उल्लेख हुआ है, जिसमें जैन आचार्य उनको कहते हैं फारस के राजा को कि हाथी दांत प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, हिंदू देश जाना चाहिए। और वो उनको आमंत्रित भी करते हैं कि आप भारत आ सकते हैं, हिंदू देश में आ सकते हैं और हाथी दांत और अन्य सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रूप में ये लोकप्रिय होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो हिंदुस्तान जो शब्द है ये बाद का है। हिंदू से ये जो 7वीं सदी में हिंदू था, तब अरब ईरान पर अधिकार हो गया था अरब लोगों का, तो अरब ने इस हिंदू क्षेत्र को अल हिंदू कहना शुरू कर दिया। इसके बाद ईरान और मध्य एशिया पर अरब की जगह, अरब वासियों की जगह अधिकार तुर्कियों का हो गया और तुर्कियों ने भारत में आक्रमण शुरू कर दिया। जब तुर्कियों ने भारत में आक्रमण किया और तुर्की आकर बस गए तो इन्होंने अल हिंद की जगह भारत को हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। तो वर्तमान हिंदुस्तान शब्द तुर्कियों के कारण लोकप्रिय हुआ और अरबियों ने इसे अल हिंदू कहा और फारसियों ने इसे हिंदू कहा। तो इस रूप में ये नाम मिलते हैं। इसके अलावा विदेशी परंपरा में इसका एक नाम और मिलता है, सिंतु। सिंतु जो नाम दिया गया है, सिंतु, ये नाम
चीनियों ने दिया है, चीनी परंपरा ने दिया है, और इन्होंने सिंधु नदी को कहा है और तू प्रदेश है। तो इसका मतलब हुआ सिंधु नदी का प्रदेश, इसका मतलब क्या हुआ, सिंधु नदी का प्रदेश। तो उसको इन्होंने सिंधु कहा है। चीनियों ने सिंधु के अलावा दूसरा नामकरण और दिया है, वो है तिएनचू, जिसका अर्थ है देवताओं का देश। तो भारत को उन्होंने देवताओं का देश भी कहा है। ये विदेशी परंपरा में मिलता है। विदेशी परंपरा में हिब्रू में भारत को होडू भी कहा है। हिब्रू भाषा में इसको होडू भी कहा है, होडू। ये भी भारत के लिए काम में लिया गया है। और भारत के लिए स्वदेशी परंपरा में बाद में मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ, पुराण और अशोक के अभिलेखों में जो शब्द काम में लिया है वो लिया है जम्बूद्वीप। वो काम में लिया है जम्बूद्वीप, जिसका मतलब है जामुन के पेड़ों वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जामुन के वृक्ष ज़्यादा थे, तो उसके लिए इन्होंने जम्बूद्वीप भी काम में लिया है। लेकिन जम्बूद्वीप से मतलब जो बौद्ध साहित्य है और जो पुराणों का साहित्य है उनमें अंतर है। बौद्ध साहित्य में भारत के लिए ही काम में लिया जाता है, जबकि पुराणों के लिए जम्बूद्वीप का मतलब है भारत है, अफगानिस्तान है, चाइना का कुछ क्षेत्र है। तो बड़े रूप में इसका उल्लेख उन्होंने जम्बूद्वीप के रूप में किया है। इसके अलावा भारत के लिए सप्तद्वीप क्षेत्र भी काम में पुराणों में मिलता है। सप्तद्वीप ये भी काम में लिया गया है। तो ऐसे विभिन्न नाम भारत के लिए मिलते हैं, लेकिन जो लोकप्रिय नाम सबसे ज़्यादा रहा वो है भारत। आज हम इसको भारत के नाम से ही जानते हैं, या इंडिया, भारत इज इंडिया ये ज़्यादा है, या हिंदुस्तान, इस रूप में हम इसको जानते हैं। तो इस भारत को, जो प्राचीन भारत जो मैंने बताया, इस इतिहास को हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसके इतिहास के स्रोतों को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।